खुशामदीद। गुलिस्तान न्यूज आप देख रहे हैं। शाम के 5 बज चुके हैं और प्रोग्राम 5 के पंच के साथ मैं हूं आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। इस प्रोग्राम में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जो हलचल है, सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं, सलामती से मुतल्लिक जो अहम तरीन मौज़ूआत होते हैं उन पर गुफ्तो शनीद हम करते हैं और इस प्रोग्राम में खास खबरें टॉप 5 के जरिए आप तक पहुंचती हैं। एक अहम तरीन मौजू जो सियासत पर मबनी होता है, अपने मेहमानों को उसमें प्रोग्राम में शामिल करके उस पर ज़रूर उनकी राय जानने की कोशिश रहती है। वो सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी रहेगा और तय फॉर्मेट के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जहां पर टेलीविजन स्क्रीन पर आप हमें देखते हैं, वहीं पर मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखने के अलावा आप न सिर्फ अपनी राय का इजहार करेंगे बल्कि प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, हाँ या ना में आपकी अच्छी या फिर आपकी मनफी राय हो तो ज़रूर वहां पर रखें, मगर हमें सीखने का मौका ज़रूर मिलता है और ये मुमकिन तभी है जब आप साथ निभाएं। आज भी जो साथी जहां जहां से ज्वाइन किए हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, आप सबका इजहार तशक्कुर। शुरुआत टॉप 5 के साथ करेंगे आज के प्रोग्राम की और उसके बाद एक अहम तरीन मौजू की तरफ चलेंगे, सियासी सरगर्मियां और इनके बीच आने वाले बयानात। अगले 24 घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल, मगर सबसे पहले टॉप 5 में यानी आज वो 5 खबरें आपके सामने रखेंगे जो आप सबसे ज्यादा सुर्खियों में है या सबसे ज्यादा पढ़ी और देखी जा रही हैं। पहली खबर, तस्वीरें 2 अलग अलग मकामात की, त्राल और जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले की। त्राल का वागड़ जंगलाती इलाका है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कल एक ऑपरेशन शुरू किया गया था। यह ऑपरेशन अभी भी जारी है, दूसरे दिन में दाखिल हुआ था और इतलात यह है कि मकामी सतह पर जो जराये से पता चला कि दूसरे दिन जब बड़े पैमाने पर वसी जंगलात का मुहासरा करके तलाशी ऑपरेशन आगे बढ़ाया गया तो पता ये चला कि 2 बैग बल्कि 1 बैग और 2 फेरन और बाकी सामान सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ लगा, जिससे वो जो शुबा था कि मिलिटेंट इलाके के अंदर हो सकते हैं वो बहुत हद तक सही साबित हुआ और मुश्तबे अफराद की नकलो हरकत अनंतनाग के अंदर और कुलगाम के अंदर भी पिछले दिनों देखने को मिली थी, जिसके बाद सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर थी। इधर इंतखाबी सरगर्मियां जब उरूज पर हों, इस खित्ते के अंदर चुनाव है, चुनाव से ठीक पहले सिक्योरिटी अलर्ट है। कुलगाम के भी रेडवानी इलाके में सर्च ऑपरेशन कल से चल रहा था। देर रात यह ऑपरेशन शुरू हुआ था और आखिरी इतलात मिलने तक जगह जगह तलाशी कार्रवाइयां और यह सिलसिला अलग अलग मकामात पर जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से या मुश्तरका तौर पर जो कार्रवाइयां आगे बढ़ रही थी उस हवाले से जारी था। ताहम किसी की गिरफ्तारी या किसी की हलाकत या किसी के मिलने या नजर आने की कोई जानकारी या इतला मौसूल नहीं हुई थी। ऑपरेशन फिलहाल जारी है। दूसरी खबर टॉप 5 में मौसम के हवाले से, जम्मू कश्मीर में फिलहाल बुनियादी तौर पर खुश्क मौसम है और 22 के बाद अब 23 मई को भी जम्मू सूबे के मैदानी इलाकों में गर्मी की शदीद लहर होगी। इम्कान इसका जाहिर महकमा मौसमियात की जानिब से किया गया है। शबाना दर्जा हरारत तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर यूटी के दोनों सूबों में 28 मई तक मौसम खुश्क रहने की तवक्को है और मजमूई तौर पर 28 मई तक मौसम जब खुश्क होगा, कोई खास मौसम के हवाले से सरगर्मी नहीं होगी तो इस दौरान तमाम पुराने रिकॉर्ड्स टूटेंगे। 26 मई 1984 को 47.9 डिग्री सेल्सियस जो पारा रिकॉर्ड किया गया था, शायद वहां तक सूरत हाल ना जाए, मगर 44-45 के आसपास पारा इन दिनों टच करने जा रहा है। इस सूरत हाल के बीच वालिदैन समर वेकेशंस पहले हो, गर्मी की छुट्टियां पहले हों, ये मुतालबा कर रहे हैं। रात का दर्जा हरारत भी कम से कम 29 के आसपास जा रहा है। काजीगुंड, श्रीनगर, सयाहती मकाम पहलगाम के आसपास भी गर्मी की शिद्दत का एहसास सयाह कर रहे हैं या गैर मकामी और मकामी अफराद जो कि इस शिद्दत की गर्मी से जो इस वक्त परेशान हैं। जम्मू सूबे के अंदर सबसे ज़्यादा मुश्किलात हैं, जहां पर बिजली की आंख मचोली भी गर्मी के बीच शुरू हो गई है। तीसरी खबर आपको उस बयान के हवाले से बताते चलें जिसमें तस्दीक की गई। आज सिर्फ और सिर्फ खबर जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ खबरसां इदारों की जानिब से छापी गई और मीरवाइज समेत 7 अफराद पर मुकदमा दर्ज हुआ है, ये खबरें गर्दिश कर रही थी और आज इस पर जो बयान आया अंजुमन की तरफ से जिसमें कहा गया कि किरदार कुशी करने की कोशिश है, शर्मंगेज करार देते हुए इसे कहा गया कि ऐसे हरबों से मीरवाइज उमर फारूक को खौफजदा नहीं किया जा सकता और अगर इस मामले में कोई सच्चाई है तो मुतलका महकमे को चाहिए था कि इसमें बाज़ाब्ता कोई पेशगोई या इतला या नोटिस कम से कम दिया जाना चाहिए था या एक खास मौके पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के एक हिस्से के जरिए मीरवाइज के खिलाफ एक शर्मंगेज मुहिम चलाई गई और ऐसा पहली बार अंजुमन के मुताबिक या मुतलकीन के मुताबिक नहीं हुआ, बल्कि 2018 में 5 बरस कबल अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद, इसके अलावा अंजुमन नसरतुल इस्लाम और दारुल खैर मीरवाइज मंजिल की तालीमी और फलाही इदारों की जायदादों को भी मीरवाइज के साथ मंसूब करने की उनके मुताबिक नाकाम कोशिश की गई थी और बयान से कहा गया कि हकीकत से ये जो खबर छापी गई या कहा गया ये दूर है, क्योंकि नगीन में मौजूदा वक्त में मीरवाइज की कोई भी ज़मीन या जायदाद नहीं है, इसकी तस्दीक की गई, बल्कि जिस घर में वो रिहाइश पजीर है वो उनके वालिद मरहूम मौलाना मोहम्मद फारूक ने उस वक्त
कानूनी लवाजमात पूरी करने के साथ 1973 में ये घर तामीर किया और इसकी दीवारबंदी भी उस जमाने की से अमल में लाई गई थी। इत्तेफाक से मीरवाइज की पैदाइश भी इसी साल इसी जगह पर या इसी घर में हुई। तो रिश्वत सताने की इंसदादे मुतल्लिक जो ब्यूरो है या एंटी करप्शन ब्यूरो है, कल एक खबर काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही थी कि एसीबी की तरफ से कार्रवाई की गई और मुबैना तौर पर कस्टोडियन लैंड या जायदाद पर कब्जा किया गया है 7 अफराद की जानिब से। इनमें एक अहम शख्सियत का जो एक इस वक्त हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट है उनका नाम भी बताया गया और साथ साथ मीरवाइज का नाम भी। तो आज सफाई अंजुमन की जानिब से आई ये जो तस्दीक की गई और एक तो कि वहाँ पर जायदाद नहीं है जिस जगह का हवाला दिया जा रहा है और दूसरा ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बहुत सारे अफराद ने मिलकर मिली भगत के तहत इस तरह की गैरकानूनी काम को अंजाम दिया है, मगर इससे अभी तक इन खबरों की तरदीद करते हुए मीरवाइज उनका ग्रुप नजर आ रहा है। चौथी खबर आपके सामने श्रीनगर के हवाले से ही जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने टैटू ग्राउंड श्रीनगर में थीम पार्क या अम्यूजमेंट पार्क की तरक्की के लिए एक पेशरफ्त की है और एक कमेटी तश्कील दे दी है। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक कमेटी इस मंसूबे के लिए खुसूसी मकसद से काम करेगी। गाड़ियां कैसे लगेगी, निगरानी मुकम्मल तौर पर होंगी, पेशरफ्त जो होनी है उसका जायजा लिया जाएगा और इस पूरी कमेटी को वजारत दाखिला भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी इस कमेटी के सरबराही करेंगे। कोर कमेटी इसका नाम रखा गया है और इसमें अहम जो अहदेदारान शामिल हैं जिनमें सनत और तिजारत के महकमे के इंतजामी सेक्रेटरी, महकमा सयाहत के इंतजामी सेक्रेटरी, कश्मीर के सूबाई कमिश्नर शामिल हैं और JKTDC के मैनेजिंग डायरेक्टर के मुताबिक कमेटी के बुनियादी मकासद में जो दरख्वास्त है उसकी बुनियाद पर काम करना और जो रोड मैप जो तजवीज़ करना है वो बाज़ाब्ता तौर पर सामने चीज़ें लाई जाएंगी। और सबसे बड़ी बात कि अम्यूज़मेंट पार्क बनेगा या टैटू ग्राउंड को इस हिसाब से अच्छा किया जाएगा, इसकी तरक्की के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। इसकी तस्दीक गुलिस्तान न्यूज़ में के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी पिछले दिनों किया था और उसके यानी उस बयान के फ़ौरन बाद से काम भी साथ साथ शुरू हुआ जिसकी आज कमेटी तश्कील देने की तस्दीक कर दी गई। पांचवी खबर बात बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश के एक रुकने पार्लियामेंट अनवारुल अजीम की लाश भारत के शहर कोलकाता से जो न्यू टाउन कोलकाता के अंदर है जहां पर एक फ्लैट से बरामद हुई है, इसकी तस्दीक कर दी गई है। पहले मिसिंग होने की उनकी इतलात थी, वो इलाज के लिए भारत आने के बाद गुज़श्ता 8 रोज से लापता थे। बांग्लादेश की हुक्मरान जमात अवामी लीग के 3 बार के रुकने पार्लियामान जिनकी लाश कहा जा रहा है कि आज सुबह बरामद होने के बाद सनसनी फैल गई और उनकी मौत की वजह अब तक तो मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि बुधनगर पुलिस कमिश्नर की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की जानिब से इसकी तस्दीक की गई है कि बड़ी मशक्क़त के बाद बांग्लादेश के रुकने पार्लियामान का सुराग लगाया गया और दिल्ली जब उनको रवाना होना था कोलकाता से तो अपने एक साथी को उनने फ़ोन भी किया था। न्यू टाउन में एक रिहाइश गाह में तलाशी के दौरान आज एक लाश बरामद हुई। तहकीकात के दौरान पता चला कि ये अनवारुल अजीम है जो रुकने पार्लियामेंट है। अब लाश तो मिल गई है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ऐसी सूरत हाल में भारत और बांग्लादेश के दरमियान जो ताल्लुकात हैं कहीं उस पर मनफी असरात इसके मुरतब ना हो, इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाएगा और तहकीकाती अमल में भारत का बांग्लादेश से ज़्यादा जो तहकीकाती अमल में रोल होगा उस पर सबकी नज़रें होंगी कि किस तरीके से ताउन इसमें बांग्लादेशियों को किया जाएगा जब उनके एक सीनियर लीडर की जो 3 बार सिस्टम का हिस्सा रह चुका हो उसकी लाश बरामद की गई हो। ये तो 5 बड़ी खबरें थी जो फॉर्मेट के मुताबिक आपके सामने हमने रखी है। यहां से अब आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे आज के मौजू की, यानी बात जम्मू कश्मीर की सियासत पर हो रही है। आप सब जानते हैं कि आप 5वें फेज की तरफ जा रहे हैं, बल्कि 6ठे फेज की तरफ जा रहे हैं और मुल्क के दीगर रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर एक सीट बची है जहां पर चुनाव होना है जो 7 मई को होना था, अब 25 तारीख को होगा। बात हम अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त की कर रहे हैं जहां पर तशहीर जारी है, लेकिन इस दौरान आज एक बयान साबिक वज़ीर आला और PDP सदर जो नामजद उम्मीदवार भी इस खित्ते से हैं, उन्होंने एक बयान दिया जिससे पूरे खित्ते के अंदर सियासत गरमाई है। जवाब बीजेपी की तरफ से भी किया गया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और बीजेपी को हदफ तनकीद बनाया, लेकिन बीजेपी पर सीधा इल्जाम लगाया कि हवाला के जरिए बीजेपी को पैसा मिला, वो तमाम लोग साथ दे रहे हैं जिन लोगों के पास पैसा पहुंचा। और इतना ही नहीं, भारत मुखालिफ सरगर्मियों में जो लोग मुलव्विस थे, महबूबा मुफ्ती के मुताबिक खित्ते के अंदर बीजेपी अपने सियासी मफादात की खातिर उन तमाम लोगों के साथ सियासी गठजोड़ कर रही है या उनको साथ ले रही है। और आपको ये बताते चलें कि ये बयान उस वक्त सामने आया जब पूरे मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जब आप सब देख रहे हैं ऐसी सूरत हाल है कि तमाम लोग वोटर्स को लुभाने की कोशिश में मसरूफ है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन खित्ते के अंदर सरगर्म है। अपनी पार्टी बीजेपी, कांग्रेस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रही है, रैलियों में मुश्तरका तौर पर नजर आती है, इन रैलियों का मुश्तरका रैलियों का हिस्सा नजर आती है। दूसरी जानिब आप देखेंगे तो PDP सदर समेत
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उम्मीदवार जो इस खित्ते से हैं मियां अल्ताफ, तमाम लोग मैदान में। लेकिन इस बयान की सियासी मायने क्या है, इसको ज़रा कुरेदने की कोशिश आगे चलकर करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी होंगे, मुख्तलिफ पार्टियों के तर्जुमान भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। सवाल जवाब का सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ेगा, लेकिन आखिर इंतखाबात के दौरान जो अब तक हम कह रहे थे कि सियासत जिस पर बात होनी चाहिए थी, बुनियादी मुद्दों या मसाइल पर बात होनी चाहिए थी, वो पहले जाती, फिर उसके बाद मजहबी सियासत तक बात पहुंची और अब आहिस्ता आहिस्ता जाकर दहशतगर्दी और एक दूसरे के दहशतगर्दों के साथ हाथ मिलाने या उनके हिमायतियों का साथ हासिल करने के लिए जो है कोशिशें हो रही हैं। इस तरह के बयान भी आज सामने आए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जो कहा, पहले उनका बयान, उनने बैक टू बैक आज ताबड़तोड़ हमले पहले पुंछ और उसके बाद थोड़ी देर पहले शोपियां पहुंची वहां पर किए, और दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा की जानिब से भी पलटवार किया गया। खिलाफ है। दूसरी जमात निकली है, वो मैंने पहले भी कहा, वो बीजेपी के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहती है। उनको मालूम है उनकी जमानत जब्त होनी है, मगर उसके बावजूद वो निकले हैं इस भरोसे पे कि कश्मीर में कोई ऐसा हादसा हो सकता है, कोई ऐसे वाकयात हो जाए कि वहां वोटिंग कम हो और यहाँ वोट डिवाइड हो जाए और महबूबा मुफ्ती किसी तरह से पार्लियामेंट में ना पहुंचे। उसके बारे में जनरल में ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे खदशे हैं, इस वक्त मुझे खदशा है। जो लोगों का माहौल है वो पीडीपी के हक में है, खासकर जवानों में, पढ़े लिखे लोगों में जो माहौल है वो ये बन रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में अगर कोई आवाज जो हमारी बेरोजगारी, बेकारी, हमारे मसले, हमारे तशक्कुस, हमारी पहचान, मतलब बीजेपी तो कह रही थी यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, रेत बाजरी भी अब बाहर के लोगों को दे रहे हैं। वो है कि बीजेपी जो बड़े अपने आप को देशभक्त कहते हैं, ऐसी जमातों का भी साथ दे रहे हैं कि जो हवाला में मुलविस रहे हों, जिन्होंने कश्मीर में जो खून खराबा हुआ है उसमें उनका डायरेक्ट रोल रहा है, क्योंकि पैसा पाकिस्तान से जो आया वो उन्हीं के जरिए, हवाला के जरिए लोगों तक पहुंचा, और कुछ पे उन्होंने अपना बिजनेस भी एस्टेब्लिश किया। सारा पैसा तो नहीं गया वहां, कुछ पे अपना बिजनेस भी एस्टेब्लिश किया। तो मेरी यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए कि आज जो नौजवान निकल रहा है, बड़े शौक से निकल रहा है, वो वोट का इस्तेमाल करना चाहता है, पत्थर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, बंदूक का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, तो इसको वो नाकाम ना होने दे। कुविंदर गुप्ता जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उनकी जानिब से थोड़ी देर पहले बयान आया है, उनने भी रद्देमल जाहिर किया। जरा उनकी बात भी आपको सुनाते हैं और उसके बाद मेहमानों के पास चलेंगे। कुविंदर गुप्ता जो कि साबिक नायब वज़ीर आला हैं, और उनकी जानिब से भी पलटवार करते हुए कहा गया कि ये सारे बयानात उस वक्त आ रहे हैं जब शायद कुछ लीडरान को इस वक्त अपने जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कैंपेन का हिस्सा है, शायद ये मुशाहिदा करने लगे हैं कि कहीं ना कहीं सूरत हाल उनको फेवर नहीं कर रही है। कुविंदर गुप्ता को जरा सुनिएगा। दौरान ये इल्जाम लगाए हैं कि कुछ लोग जमायत के साथ मिले हैं और बार बार वो हवाला का पैसा लेकर के कम वोटिंग के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज तक जितने चरणों में इलेक्शन हुआ, अच्छा इलेक्शन हुआ, लोगों ने बड़ी तरीके से वहाँ पर भाग लिया और ज़्यादा से ज़्यादा मत डालने का प्रयास किया है। हवाला का पैसा कौन लेते थे, कौन आपसे निकले हुए लोग हैं, आपकी ही पार्टी जमायत को हमेशा से सपोर्ट करती रही है। उसी के कारण से ये आज ये जो वातावरण बना है जम्मू कश्मीर में, जहाँ तक मिलिटेंसी का सवाल है, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी कम हुई, पत्थरबाजों को आप लोग सपोर्ट करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन पर लगाम लगाई। आज रोज़मर्रा के बंद नहीं होते, आज जो सारा वातावरण बना है पहले से बेहतर है। जहाँ तक हवाला की बात आप बार बार कर रही हैं, आपके ही लोग, आपकी ही पार्टियों से निकले हुए आप द्वारा जो सपोर्टेड थे, उन्हीं को इस प्रकार का सपोर्ट है। पीडीपी सदर के बयान के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातें, जिनको उनने इशारों में नाम लिए बगैर टारगेट किया, वो रद्देमल जाहिर कर रही हैं। और पीडीपी का पहला बयान आपके सामने, उनके बयान के बाद जो पहला रिएक्शन आया बीजेपी से, वो हमने आपके सामने रखा। जरा इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, आगे अपने मेहमानों के साथ इस प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। हमारे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से रफीक राथर साहब ज्वाइन किए हुए हैं, इस वक्त वादी कश्मीर से हमारे साथ हैं। रफीक राथर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, 5 के पंच में खुशामदीद आपको कहेंगे। अल्ताफ ठाकुर साहब इस वक्त वादी कश्मीर से हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं और इन दिनों जो सरगर्मियां हो भी रही हैं उसका भी हिस्सा है। मैं जरा शुरुआत राथर साहब आप ही से करूंगा। कल तक तो आप ये कह रहे थे कि अल्ताफ बुखारी या उनके हामी जो हैं वो
कहीं ग्राउंड पर दिख ही नहीं रहे हैं। और अब जब कैंपेन हो रही है, मैसिव कैंपेनिंग चल रही है, उसमें आपके वर्कर्स भी, आपके साथ भी लोग अच्छी खासी तादाद में है, लेकिन इस दौरान क्या कहीं ये तो नहीं महसूस होने लगा है, नजर आने लगा है कि जमीन थोड़ी सी कमजोर है, जिसके बाद अचानक से फिर बयान भी पलटा गया और ठीक वोटिंग से कुछ घंटे, मैं कहूंगा उससे पहले इस तरह का बयान देना, इसकी बुनियाद क्या है और अगराज़ व मकासद क्या है आपकी नजर में, आपकी समझ में? देखिए, आपने जो अनंतनाग और राजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर जो कैंपेनिंग आज तक हो रही है, हम बड़े मुतमईन और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत को जिस तरह सपोर्ट अक्रॉस रीजन्स मिला है, यहाँ भी मिला है और राजौरी पुंछ के इलाके में भी मिला है और बड़ा ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स मिला है। इससे जो हमारे अपोनेंट्स हैं वो बड़े बौखला गए हैं और उन्हें वो कभी हीले और बहाने तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से इस प्रोसेस को डिमेज किया जाए। तो इसी असना में उन्होंने तारीख भी बदल डाली। आपको पता है 20 को इलेक्शन होने, इससे 20 को मेरे ख्याल में इलेक्शन होने चाहिए थे, उसको 7 को इलेक्शन होने थे, तो वो 25 को इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये भी उस प्रोसेस का एक हिस्सा है कि इलेक्शन को किसी तरह पर किया जाए और फिर उस पर फिर काम किया जाए। उसके बाद फिर बाहर देखिए कि अपनी पार्टी वहां पर नहीं लड़ी है, एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी इनडायरेक्टली वहां पर इलेक्शन लड़ी है, लेकिन वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोसेस में। आपने इससे पहले भी देखा कि किस तरह से लोगों को धमकियां दी गई, किस तरह से लोगों को बड़ा तंग किया गया और उनको ये कहा गया है कि आप किसी भी सूरत में, खासकर पहाड़ी लोगों को कहा गया कि हमने आपको एसटी स्टेटस दिया है तो इसलिए आपको वोट आना पड़ेगा अपनी पार्टी के कैंडिडेट के हक में। तो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बड़े वसूख से कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के लोग और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग बिलखुसूस ये समझ चुके हैं कि महबूबा मुफ्ती जैसी वाइब्रेंट और स्ट्रांग वॉइस को पार्लियामेंट में होनी चाहिए और वो जो, तो मैं वही कह रहा हूं ना कि इस बयान से रफीक राथर साहब क्या हासिल करने की कोशिश है? जब इतने स्ट्रांग, इतने मजबूत हैं, फिर ये भी कह रहे हैं कि बड़ी एक अलग किस्म की वेव इस बार है पीडीपी के फेवर में पीर पंचाल के अंदर। जी बिल्कुल है। जिस तरह के लोगों ने उनका वालियाना इस्तेकबाल किया है, जगह जगह हर गांव देहात में उनका इस्तेकबाल हुआ है, तो वो आपने भी कवर किया और सारी मीडिया ने कवर किया है। मैंने कहा ना, अपोजिशन इससे बौखला गई है। जहां तक बयान का ताल्लुक है तो मोहब्बत जी ने ये बात कही है कि जिन लोगों ने मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया और हवाला में मुलवस रहे हैं, तो उन्हें खदशा जाहिर किया है कि वही लोग आज इस प्रोसेस को डिटेल करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में उनने किसी का नाम नहीं दिया और ये ऑब्वियसली बात है कि लोग यहाँ पर अफरा तफरी चाहते हैं, जो पहले भी अफरा तफरी में इन्वॉल्व हुए, तो उनने खदशा जाहिर किया है कि वो शायद वो लोग आज भी इस प्रोसेस को डिटेल करना चाहते हैं। नाम ना लेना, आप बचने की कोशिश कर रहे हैं या खुलकर बीजेपी को कह रहे हैं कि यही सारा कुछ कर रही है? नहीं, आप नाम लेने की क्या जरूरत है? सारी एजेंसी जानती हैं कौन लोग इसमें मुलव्वस रहे हैं, किनका क्या रोल रहा है, तो मेरे ख्याल में इसमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने जनरल बात की है कि जो लोगों ने मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया और जो लोग यहाँ पर हवाला में मुलव्वस रहे और हवाला पैसा उन्होंने खुद भी हड़प किया और यहाँ पर उनका ट्रेड भी किया, तो उसके हवाले से उन्होंने बात की। तो मेरे ख्याल में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और वही वाकई जो ये कौन है जिनकी पार्टी सदर भी आपकी कह रहे हैं उन्होंने तिजारत की, पैसा अच्छा खासा कमाया, और आप भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं, उनके बयान को आप सही साबित करार दे रहे हैं? तस्दीक इन द सेंस कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम लेने, हम कहते हैं कि वो लोग जो मुलव्वस रहे हैं, एजेंसीज को भी पता है, सब लोगों को पता है कौन लोग मुलव्वस रहे हैं, तो मैं नाम बता नहीं क्या जरूरत है। ठीक है, मैं जरा इस पर एक रिएक्शन, पहले मैं अल्ताफ साहब के पास सुनूं। अल्ताफ साहब, हवाला के जरिए जो लोग कारोबार कर रहे थे वो मेन स्ट्रीम में आए, बाद में आपने उनका हाथ थाम लिया, ये कोई और नहीं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कह रही हैं। आज तो सीधा इल्जाम लगा है, अगरचे नाम ना लिया हो, लेकिन फिर हमारी समझ तो यहां तक है कि आपको और आपके ये जो आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हम ख्याल जमाते हैं, उन्हीं को टारगेट बनाया गया। देखिए आसिफ साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन, और अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर हवाला के पैसे में मुलव्वस है तो पीडीपी चीफ या पीडीपी का जो स्पोक्स पर्सन है उनको खुल के आना चाहिए। नंबर एक, जहां तक मुझे लगता है कि जो बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो रिकॉर्ड टर्नओवर हुआ है और जिस तरह से वोटर निकले हैं, मुझे लगता है कि जो बाइकाटिंग सियासत में खुद के आए हैं, 8%, 4% वोट लेके जो आए हैं, उनकी नीयत खराब हो गई। मुझे यही लगता है उनकी नीयत खराब हो गई है। पहले रिलीजियस कार्ड, अब और मुझे बताइए, अगर हवाला है तो मिलिटेंटू के जनाजे पे, मिलिटेंटू के कब्रों में
दहशत गर्दों में उनके जनाजे पे, उनके काबू में रोने वाले कौन है? यही लोग हैं। इनका एक दहशत गर्द आज इलेक्शन लड़ रहा है, ये किसी और पर क्या इल्जाम देंगे? वही पर कौन है? हार्डकोर दहशत गर्द है, 3 साल काट के आया है। क्या लोगों को दहशत गर्दी की परिभाषा ये सिखा देगी? ये खुद दहशत गर्द है, खुद दहशत गर्द को लड़ाते हैं। नहीं, ये जो अल्ताफ साहब दहशतगर्दी का आप टैग लगा रहे हैं, उनको फिर इजाजत क्यों दी जा रही है चुनावी सरगर्मियों में? और इतनी तादाद में लोग एक दहशतगर्द के साथ चल रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? जेल में डालिए ना फिर। आसिफ साहब बेल पे है ना, क्लीनचिट नहीं मिली, क्लीनचिट नहीं मिली अभी बेल पे। लेकिन सजा काट के आए ना, लेकिन 3 साल काट के आए, बेल पे आए हैं, बेल पे आए। कुछ तो किया होगा ना इन्होंने। लेकिन यहाँ का आइन उन्हें इस बात की इजाजत दे रहा ना अल्ताफ साहब, फिर यहीं का आइन उनको इजाजत दे रहा ना, जिसके तहत आप भी लड़ रहे थे, वो भी लड़ रहे हैं। देखिए, मैंने कहा हम जहाँ लड़ रहे हैं, हम 2 सीटों पर लड़ रहे थे, एक जम्मू से, एक उधमपुर से। कोई हवाला केस में बंद नहीं था, कोई इस टेरर फंडिंग पे बंद नहीं था। क्लियर, बिल्कुल साफ आदमी है, उनमें से तो किसी पे कोई केस नहीं था। लेकिन दूसरों पे इल्जाम लगाने की वजह से पहले अपने दामन में झांकना चाहिए। अब ये किसको कह रहे हैं कि हवाला पैसा है, टेरर फंडिंग में मुलव्वस है? यहाँ हालात कर अपने खुल के बताए ना, किसकी तरफ इशारा है, किस पार्टी की तरफ इशारा है? हम तो खुल के कह रहे हैं कि 3 खानदानों को छोड़ के हम लाइक माइंडेड पार्टी को सपोर्ट करें। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। अल्ताफ साहब जरा रुक जाइएगा, इरफान साहब भी वेट कर रहे हैं। इरफान साहब, अगरचे नाम नहीं लिया गया, लेकिन जब हम ख्याल लफ्ज का इस्तेमाल होता है, फिर टारगेट पे सीधा आप होते हैं। आपने राथर साहब को भी सुना, महबूबा मुफ्ती साहिबा जो कह रही थी वो भी सुनी, और अल्ताफ साहब को भी सुना। ये जो सारा सिलसिला चल रहा है, जिसमें मजहब की सियासत और बाकी सारी चीजें अब तक हम देख रहे थे, ये हो क्या रहा है? आसिफ साहब, जैसा कि आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, और हमारी पूरी आवाम भी देख रही है कि ड्रामाबाजी है, और ये नाटक जो है बड़े अच्छे तरीके से खेला जा रहा है। वही पुराना खेल, लोगों के जज्बातों के साथ खेलना। मैं जब एंटर हुआ था स्टूडियो में आपके प्रोग्राम में, तो मेरे काबिल दोस्त, मेरे मेरे भाई रफीक साहब बोल रहे थे, कह रहे थे कि 25 तारीख जो पीछे चली गई इलेक्शन की, ये भी साजिश थी। तो मैं जरा इनको याद दिला दूं, मुझे लगता है इनकी पीडीपी वालों की याददाश्त बड़ी कम है, ये गुनाह करके भूल जाते हैं। इनको मैं याद दिला दूं कि जब महबूबा जी ने अपने भाई को, जो कि एक फोटोग्राफर था, उसको लाकर जो है पैराशूट करके सीधा मिनिस्टर बना दिया, कैबिनेट मिनिस्टर, उसी भाई ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी 2019 में और इलेक्शन डेफर करवाया विदाउट एनी रीजन, विदाउट किसी को पूछे, विदाउट किसी को बोले, यहाँ तक कि वहाँ पार्टी तक को उसने घास नहीं डाली इस चीज की। तो वो कौन सी साजिश थी, जरा लोगों को ये भी बताएं। रही बात नाम ना लेने की, आपको पता है पीडीपी नाम क्यों नहीं ले रही है किसी जमात का? क्योंकि इनको पता है कि आज तो हमें सेंटर घास डाल नहीं रही है। हो सकता है कल हम जाके फिर से हाथ पैर जोड़ेंगे इनके, माफिया मांगेंगे, बोलेंगे हमसे गलतियां हो गई, हमने आपके बारे में बुरा भला बोला, अब आप हमें अपना लीजिए और अब आप हमारे ऊपर फिर से आशीर्वाद कर लीजिए। क्या ये बात सच नहीं है कि अगर ये इलेक्शन जीतते हैं तो ये सेंटर के साथ में ही खाना खाएंगे, बिरयानी खाएंगे बैठकर? तो ये सारी ड्रामाबाजी लोगों को पता है, आवाम जानती है कौन पैसे का कारोबार कर रहा है, किसने बच्चों के खून के ऊपर सियासत की है। मैं तो बार बार अपने काबिल दोस्त को बोलता हूँ, जब मैं इनके साथ में डिबेट में आता हूँ, कि खुदारा इस पार्टी को छोड़ दो और हमारी तरफ आ जाओ, क्योंकि इनके हाथ पे हमारे बच्चों का खून लगा हुआ है, गुनाहगार है ये लोग, इनका साथ मत दीजिए। कीजिएगा इरफान साहब की बातों का। राथर साहब जरा रिस्पॉन्स कीजिएगा। आप पर तो बराह रास्त खूनी होने का इल्जाम लगा है। जब आप उस वक्त इल्जामात लगा रहे हैं जब आपके लोगों के नाम गिनवा कर वो बता रहे हैं कि ये भी तो सारा सिस्टम, ये कौन से दूध के धुले हुए थे? क्या रेस्पॉन्स दें जी, दोस्त को, मना साहब को क्या रेस्पॉन्स दे दें जी? आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये
अभी तसद्दुक साहब का जिक्र कर रहे थे, वो उस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ थे और पीडीपी उस वक्त इलेक्शन लड़ रही थी। आज जो चिट्ठी गई है वो बीजेपी की तरफ से गई है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से इलेक्शन कमीशन को लेटर गई है। दोनों पार्टियां स्टेक होल्डर नहीं है, दोनों पार्टियां इलेक्शन नहीं लड़ी है, तो उनकी चिट्ठी पर इलेक्शन को पोस्टपोन किया गया। ये भी मना साहब को याद रखना चाहिए। दूसरी बात यह कि हाथों पर खून लगा है, उनको याद रखना चाहिए। मैं उनको बार बार इस प्रोग्राम से याद दिलाता रहता हूं अक्सर व बेशतर कि उनकी न सिर्फ उनके चीफ बल्कि उनकी सारी पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा रही है। जब वो इख्तियार में थे तो इकट्ठे थे, और तब अगर उनकी जो पार्टी के लीडर्स हैं बशुमूल उनके चीफ, अगर उनमें से एक भी आदमी ने अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया होता, अपनी आवाज को बुलंद किया होता और बोला होता कि ये कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आज मैं मना साहब की बात को इनकोर्स करता है। वही मैं कह रहा हूँ ना राठौर साहब, ऐसी क्या परेशानी आ गई कि अचानक से आज वोटिंग से कुछ घंटे पहले बयान बदलता है? कल तक तो आप कह रहे थे सब कुछ ठीक है, वेव है, हमारे फेवर में चीजें हैं, और अब एकदम से आप रिलीजियस कार्ड तो कल तक खेल ही रहे थे, अब ठीक सीधा आपने एक नया किस्म का एक बयान लाया जिस पर शायद अभी जब आपने बात की है तो शायद शवाहिद भी पेश करने पड़ेंगे। क्या मैं पूछ सकता हूं कि हमने रिलीजियस कार्ड कहां खेला? अगर हमने ये कहा कि एक पार्टी के लोग पीर मुरीदी के पाक रिश्ते को नापाक करने की कोशिश करें तो ये रिलीजियस कार्ड कहाँ है? अगर हमने पॉइंट आउट किया किसी जगह धमकियां मिल रही हैं तो मेरे ख्याल में आपको इसका ज्ञान लेना चाहिए, आपको इसको कंसर्न एक्सप्रेस करना चाहिए। अगर हम ये बातें कहें तो ये फिर रिलीजियस कार्ड कहाँ से आ गया? तो ये जो मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में जाकर माथा टेका जा रहा है, ये भी तो वोट के लिए, और कल तक तो कोई नहीं जा रहा था। ये तो सारी पार्टियां कर रही हैं, खाली आप ही नहीं, लेकिन जा तो रहे हैं। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते और इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर आप इसको फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को डिरेल करने की कोशिश कर जाए, और सिर्फ आपका मकसद यह है कि महबूबा जी को किसी तरीके से रोक रहे हैं, उनके कारवान को रोक रहे हैं, और चाहे और उनको पार्लियामेंट नहीं इजाजत नहीं है कि पार्लियामेंट वो जाए, आप उनको रोक रहे हैं, तो फिर वो सारे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। अगर हम उसको पॉइंट आउट नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में चलिए ठीक है। इरफान साहब जल्दी से एक जवाब दीजिएगा कि आप तो कहीं रेस में ही नहीं है। महबूबा मुफ्ती ये भी कह रही है कि आप तो सिर्फ और सिर्फ आपकी जमानत इस बार जब्त होनी है, ये तो सिर्फ वोट काटने के लिए आए हैं ताकि महबूबा मुफ्ती को किसी तरीके से रोका जाए। मैं आपको ये बताऊं कि पीर पंचाल के अंदर इनने रफीक साहब मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा। आप नहीं देख रहे हैं क्या उसको? आपने नहीं देखा? राठौर साहब एक मिनट जरा इरफान साहब को बोलने दीजिए, ठीक है? मैं पीर पंचाल की इरफान साहब वहां पर लहर है, तो मेरे ख्याल में आपको ये देखना चाहिए, इसको हाईलाइट भी करना चाहिए, और इसमें कोई दौरा है नहीं। हमने इलेक्शन बड़ा जबरदस्त सपोर्ट। अच्छा ठीक है राठौर साहब जरा रुक जाइएगा। राठौर साहब एक मिनट जरा मनराज साहब रिस्पॉन्ड करें। राठौर साहब को मैं याद दिला दूं कि एक पीर पंचाल के अंदर, राजौरी पुंछ के अंदर एक बहुत बड़ी इनने साजिश रची थी, एक बहुत बड़ी गेम खेली थी कि वहां एक अफवाह फैलाई गई कि मियां साहब जीत जाएंगे इसलिए जी हमें महबूबा जी को वोट देना है। तो ये वो गेम इनको उल्टी हो गई, क्योंकि वहां देख रहे हैं कि जो आवाज कहीं से डबल आ रही है, अपनी पार्टी के साथ जो जुड़ रहा है, अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। मैं इनको याद दिला दूं कि इन्हें बोला साउथ कश्मीर में खाता नहीं खुलेगा, इंशाल्लाह आप भी देखेंगे 4 जून को। अभी मैं आ रहा हूं, इनको याद दिला दूं जब इनकी मैडम साहिबा जो है, जब वो वच्ची में गई थी जैनापुरा साइड में, जब वो बाकी जगहों पे गई थी साउथ कश्मीर में, तो लोगों ने कैसे उनको नकार दिया। लोगों ने ये बोला जो वीडियो वायरल है, मैडम आप आज क्या फिर से वोट लेने के लिए आए हो? आपने बीजेपी की वजह से इलेक्शन में बीजेपी का आप उसको सपोर्ट कर रही है, बीजेपी को आप वहां पर सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी के लोग ही वहां लोगों को धमकियां दे रहे हैं, वोटर्स को धमकी दे रहे हैं कि पहाड़ी लोग को धमकी दे रहे हैं कि वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार के हक में वोट डालें। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो जाहिर सी बात है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को नुकसान पहुंचेगा, और उसकी जिम्मेदारी बीजेपी की होगी, आप लोगों की होगी। आपको भी बना देना हम ही है और बिगाड़ने वाले भी हम ही है। तो जरा मेरे रफीक भाई ये नहीं देख रहे, जरा ये कौन सी टीम है, जरा हमें भी बताएं, जरा खुदा के वास्ते हमें भी बताइए ये कौन सी टीम है रफीक भाई। मेरे ख्याल से शायद इसमें पूरा आ गया। हम इक्वल पार्टनर हैं, अलायंस किया, हम इक्वल पार्टनर हैं, हम बेसाखी के ऊपर नहीं है, उनकी गौर पे नहीं बैठे हैं, इक्वल पार्टनर है, इक्वल पार्टनर। और इसी प्रोसेस पे आपके चीफ वहां पर मिनिस्टर थे। मेहरबानी होगी मैं जरा अपने रफीक साहब से और अपने सारे जितने भी पीडीपी के वर्कर हैं उनसे जरा ये पूछूं कि ये कौन सी टीम है, जरा इस टीम का मैं तो आपको इस तरह के 10 फोटो दिखा सकता हूँ,
मैं तो इस तरह के 10 फोटो आपको दिखा सकता हूँ, इससे कुछ आप क्या दर्शाना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं इससे? टीम है ये कौन सी टीम है, हमें भी जरा पता चले। मैं तो आपको इस तरह के 10 फोटो दिखा सकता हूँ, कश्मीर के अंदर आपको बोला 100 जाता फोटो है, दिखा सकता हूँ। कश्मीर के अंदर मेहरबानी करके आप आप दुपट्टा रखे, मैंने कल भी आपसे कश्मीर कहा के था अंदर कि बोलते हैं डीपीआर को दुपट्टा रखे, इतना कश्मीर के नीचे बाहर मत गिराए देखिए, जहां पर ये आपको कौन सी इस तरह टीम के है? एक्शन इस्तेमाल ये करने देखिए पड़े। ये कौन सी टीम है, ये देखिए ये पूरे व्यूअर्स हमारे आज देख रहे हैं की सच्चाई देख लीजिए। अच्छा ठीक है, कश्मीर के बाहर जरा दिल्ली में मैं कैसे अल्ताफ साहब के दुपट्टा पास भी गायब हो चलूंगा, जाता मैं है। अल्ताफ साहब के पास भी, फिर मैं इतना नीचे नहीं रातर गिरना साहब चाहते, में हम दोबारा आपको आपके पास सौ- आऊंगा। ठीक है ठीक है, इस टीम इरफान का साहब जवाब और है। रातर साहब, ठीक है, ये जरा टीम जरा का रुक नाम जाइएगा। क्या है? अल्ताफ साहब भी इसका हमारे जवाब साथ हैं। देना अल्ताफ साहब, आपने कहा कि ये रिलीजियस कार्ड खेला जा रहा है। जब रिलीजियस कार्ड आप बोलते हैं ना, तो शायद आपको ये शोभा नहीं देता। मैं अब से कुछ घंटे पहले आपको जरा याद दिला दूं, पुंछ और राजौरी के अंदर बैक टू बैक आपकी पार्टी मीटिंग कर रही है, उस वक्त जब आप मैदान में ही नहीं हैं, और मुख्तलिफ रिलीजियस स्कॉलर्स और लीडरान से मुलाकातें हो रही हैं, सिर्फ किस लिए कि 25 तारीख को हम जिसको हिमायत कर रहे हैं उसको वोट डालना है। आसिफ साहब बिल्कुल, हम तो बिल्कुल राइट माइंडेड पार्टी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, जिन लोगों के थ्रू कर रहे हैं वो कौन है? वो सुनिए ना मेरी बात, आप मुझे कंप्लेंट करिए। रोना तो वही है ना, फ्रस्ट्रेशन लेवल तो वही हाई हो चुकी है, क्योंकि पीडीपी ना तो नॉर्थ सीट पे कहीं दिख रही है ना सेंट्रल सीट पे कहीं दिख रही है। अब एक सहारा था महबूब जी का, वो भी हार रही है, और वहां भी हमारी अलायंस पार्टी, हमारी जो सपोर्ट जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो नंबर 1 पे आ रही है। यही तो रोना है। और दूसरी बात जो आपने क्वेश्चन अभी उठाया था, महबूब जी कह रही थी कि ये रफीक साहब कह रहे थे कि इलेक्शन को डेवलप किया। भाई साहब, हमने अपील की कि लोग ज्यादा से ज्यादा निकले और वोट डाले। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फैसला था। फ्रस्ट्रेशन लेवल तो वही है। आप बाइकआउट के प्रोडक्ट हो, आपकी सियासत बाइकआउट से शुरू हुई, और आपको बनाने वाले वाजपेयी साहब थे। आपको गिला क्यों? आप दूसरों पे इल्जाम क्यों लगाते हो? पर उन्होंने ये भी तो खदशा जाहिर कर दिया कि आप साउथ कश्मीर के अंदर कम वोटिंग हो, इसके लिए कुछ बड़ा करवा रहे हैं। अमित शाह साहब के दौरे के बाद जो कुछ हुआ है वो नेगेटिव है। आज मैं जवाब दूं इसका। देखिए, हमारा सिंपल एक ही टेक है दहशतगर्दी पे, जीरो टॉलरेंस। हमने दहशतगर्द को जमीन दोज कर दिया। 370 दफन करने के बाद हमने टेररिज्म पे जीरो टॉलरेंस करके दहशतगर्दी को हमने खत्म किया। और आज आप देख रहे हैं कि नॉर्थ कश्मीर में 1967 के बाद पहली बार यूथ का कंसेप्ट हुआ कि डेवलपमेंट को वोट दे दे, और बाइकआउट की सियासत को छोड़कर आज इस तादाद में वोट निकले हैं। फ्रस्ट्रेशन बढ़ा आई है, जहां 4% और 8% वोट लेके लोग एमपी और एमएलए बनते हैं। यही रहना है इनको। तो ये जो इसलिए साउथ ये कश्मीर चला रहे में हैं। आपके नुमाइंदों को, चुने हुए अवामी नुमाइंदे जो वोट लेकर आए और टूरिस्ट पर गोलियां चला रहा, ये कौन है? जब जीरो टॉलरेंस, और जीरो का मतलब सिफर, कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर आप महबूब जी के स्टेट में जाएंगे तो मरा कौन? भारतीय जनता पार्टी का वर्कर। यह भी तो साजिश हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्ड बाहर न निकले और अपनी राइट पार्टी को वोट डाले। यह भी एक क्वेश्चन है। वहां तो कोई पीडीपी वाला नहीं बना, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी की एक वोकर वाइस खामोश है, वो शहीद हुआ। हम दहशतगर्दी और दहशतगर्द को किसी भी हाल में बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ठीक है इरफान साहब, एक पॉइंट मैं आपसे लूंगा, फिर राथर साहब से जवाब भी लेते हैं। इरफान साहब जी, ऐड करें। देखिए, सीधी सी बात है आसिफ साहब, जैसा कि आपने बोला कि साजिश ये भी हो सकती है, साजिश वो भी हो सकती है। बात सच है आपकी, और हम भी इसी चीज से इत्तेफाक रखते हैं। ये जिस तरीके से उस निहत्ते एक नौजवान को, जो कि लोगों की खिदमत कर रहा था, उसको रात के अंधेरे में आके उसको जान भाग कर दिया, तो ये तो किसी की भी साजिश हो सकती है। और बाइकआउट की सियासत अगर देखी जाए तो वो सबको पता है कि कश्मीर के अंदर किसने खेली है। हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं कि लोग निकले, अवाम निकले, वोट डालें, जिसको चुनेंगे उसको चुने, जिसके सर पे ताज रखे उसके सर पे ताज रखे। लेकिन किसी भी हालात में जो यहाँ सियासी जमातों ने जो यहाँ खौफ का माहौल बनाया था, जो खौफ की सियासत खेली जाती है, जो कत्लो गारत की सियासत खेली जाती है, अब उसका कोई बचने का कोई तरीका नहीं है, ना उसकी कोई जगह है। इनको भी जल्द से जल्द इन लेकिन इरफान साहब, आपको ये नहीं लगता कि ये जो छोटे छोटे तबकों को जमा करके, पहाड़ी को अलग, गुजर को अलग, शिया सुन्नी, और ये फुला हैं, ये फुला हैं, इन सबको अलग अलग जाकर उनके दरमियान जाकर महफिलें सजाना दिन में, कल को जाकर बहुत मुश्किल हो जाएगा
तमाम पार्टियों के लिए पॉलिटिक्स करना, आसिफ ये एक साहब, ये नेगेटिव तो- इम्पैक्ट छोड़ रहा है। ये तरीकाकार जो है वो गलत नहीं है आपकी नजर में? सात दाम दंडभेद चलता ही रहता है, गुनाह भी सात दाम दंडभेद चलता ही रहता है पार्लियामेंट में। एक शरीफो नास बंदा जो है अपनी गद्दी पे बैठा था, उसको सिर्फ इसलिए वहां से इतना दूर जो है साउथ कश्मीर में लाया गया क्योंकि एक तबके को सामने लाने के लिए, जबकि उसी तबके के खिलाफ फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान था कि ये जो एसटी कम्युनिटी वाले लोग हैं, जो हमारे ट्राइबल लोग हैं, ये एक शराब की बोतल पे बिक जाते हैं। नहीं, वो वोटर्स पे कितनी छोड़ दीजिए शर्मनाक ना, बात कौन है ये। किसके साथ जाता। और मैं रही कह रहा हूँ जो बात- पॉलिटिकल रही बात पार्टी के आपने लीडर्स शर्त कर रहे हैं, की जिनमें बात आपके की। सरबराह, तो आप नाइब देखिए, सदर, सेंट्रल तमाम कश्मीर लोग में भी शामिल हैं, नेशनल वही कॉन्फ्रेंस काम ने तो वो भी कर रहे कैंडिडेट हैं। खड़ा किया जिससे ये तनाजा जो है खड़ा हो जाए। ये गुनाह भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर पे 2024 में रजिस्टर हो चुके हैं। चलिए राथर साहब से एक फाइनल कमेंट, आप दोनों का जवाब देंगे। राथर साहब जल्दी से, अल्ताफ साहब भी सुन रहे हैं और मनहास साहब भी, दोनों के सवाल भी आए और संगीन इल्जामात भी लगे। आवाज में बोलते हैं तो रिफ्लेक्ट हो जाता था, उनकी आवाज मैंने ठीक से नहीं सुनी। हाँ, मना साहब को मैंने ठीक से सुना। मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि जिस तरह की फ्रेगमेंटेशन सोसाइटी में भी भारतीय जनता पार्टी से की गई पिछले 5 साल में, जिस तरह से गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, कश्मीरी और पता नहीं किस तरह जम्मू कश्मीर के सारे ताने बाने को बखेत के रख दिया गया। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्टोरल गेन उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब इनके गले पर है। वहां पर जो सारे के सारे लोग हैं, चाहे पहाड़ी है, चाहे गुर्जर है, चाहे कश्मीरी है, चाहे जिस कास्ट से भी हिंदू है या मुस्लिम है, सारे के सारे इस बात पर मुतफिक है कि हमें एक मजबूत और स्ट्रांग वॉइस यहाँ पर पार्लियामेंट में भेजनी चाहिए। तो उसके लिए वो मोहब्बत जी के पीछे सारे लोग खड़े हैं और इस तरह लेकिन से वो हमारे मजबूत जो वॉइस political पिच पर opponents जाने हैं, से उनमें पहले frustration का से सिलसिला ही डरने जारी लगी है। हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो इनके इस प्रोपेगेंडा को रिजेक्ट करेंगे और जितने भी हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, लोग इसमें नहीं आएंगे। और इस बार उन्होंने फैसला कर दिया है कि मोहब्बत जी के हक में वोट डालकर उसको पार्लियामेंट में भेजेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं कह रहा हूं जो उनका बयान है वो पहले से बता रहा है कि अभी बैटिंग करने से पहले ही वो क्लीन बोल्ड हो गई है। रफीक साहब, नहीं, रफीक साहब, ख्वाब में टक्कर नहीं लगता है। देखो देखो कितने ख्वाब देखते हैं, देख लीजिए, देख लीजिए ख्वाब, देख लीजिए कितने ख्वाब देखते हैं, देख लीजिए, देख लीजिए। 4 जून के बाद जो दुबई से पैसा आता है ना, 4 जून के बाद वो भी निकाल देंगे, वो भी निकाल देंगे 4 जून के बाद। ठाकुर साहब ये 4 साल इनके साथ क्या करते रहे जब पता था यहाँ से पैसा आ रहा? वही तो महबूबा मुफ्ती भी कह रही है कि आज वो आपके साथ है जिनके पास पैसा आया था। आसिफ साहब, जब इन्होंने दहशतगर्दी और आतंकवादियों की भाषा बोलनी शुरू कर दी तो हमने लार के बाहर निकाल दिया। और आज देखिए कश्मीर में आऊँ, आज कश्मीर में टर्नआउट देखिए। और मैं आसिफ साहब आपको जब कहता हूँ 4 जून के बाद जो दुबई से पैसा आता है उसको भी निकालेंगे, वो भी दे देंगे, उन लोगों को भी मत करें। राथर साहब क्विक रिस्पॉन्स 10 सेकंड में, टाइम बहुत कम है। क्या रेस्पॉन्स करें जी? अल्ताफ साहब इलॉजिकल बात करते हैं, अनजस्टिफाइड है। मेरे ख्याल में इस पर रेस्पॉन्स करने की जरूरत है। हाँ, इनको बड़े अदब से मैं कहना चाहूंगा कि जब भी वो बात है, इसका मतलब है निशाने, तीर निशाने पे लगा है, तीर सही निशाने पे। रफीक साहब, तीर सही निशाने पे लग गया। रफीक साहब, तीर सही निशाने पे लग गया है। ये जो एक चिकनाहट है ना, तीर असली जगह पे लग गया। अभी कुछ दिन रह गए, थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा कुछ दिन वेट कीजिए। रफीक साहब, वेट कीजिए, ज्यादा दूर नहीं है। सपने देखिए, खुली आंखों से सपने देखिए सपने। कोई तक नहीं लगता है, कोई तक नहीं लगता है। देखो सपने देखिए ना। बहुत शुक्रिया, मुझे बस इतनी इजाजत देना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अल्ताफ ठाकुर साहब, इरफान मनहास साहब और रफीक राथर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे कल इंतखाबी तशहीर का आखिरी दिन है। इस प्रोग्राम में जब मजीद वक्त मिलेगा तो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल कौन किस पर भारी, इसके लिए इंतजार न सिर्फ वोटिंग डे का बल्कि काउंटिंग डे का भी करना होगा। 4 जून 2024 एक तारीखी दिन होगा। कौन किस पर भारी है ये आज शायद अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। जब आंकड़े आएंगे तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी और ये जो इल्जामात हैं हकाइक का, इनसे कुछ लेना देना है या नहीं, शायद इस बार बुलेट नहीं बैलेट के जरिए आम लोग या अहल वोटर्स जवाब देने वाले हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का है। बहुत बहुत शुक्रिया।